Hello and welcome to Achievers Hive. Dear students, we are continuing with chapter number 4 of class 11 psychology, that is human development. और human development में हम developmental stages के बारे में discussion कर चुके हैं. काफ़ी सारी stages हमने पढ़ ली हैं, जैसे कि prenatal stage, infancy, childhood. अब हम बात करेंगे adolescence की. adolescence वो ड्यूरेशन होता है जिसमें हम childhood से बाहर निकल कर आ चुके होते हैं और adult नहीं हुए होते हैं. adult, you know what I mean to say? तो ये जो ड्यूरेशन है that is called adolescence. यानी कि हम कह सकते हैं कि हम आपकी ही उस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, आपकी उस डेवलपमेंटल स्टेज की बात कर रहे हैं जिसका डिस्कशन करते वक्त आप बहुत सारी चीज़ों से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे. ऑब्वियसली बिकॉज यू आर इन दिस एज, यू आर इन दिस डेवलपमेंटल स्टेज. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी वी आर टेकिंग. तो बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे ये ड्यूरेशन जो होता है वो हम स्पेंड करते हैं, कैसे ये टाइम हमारा जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसमें आती हैं. क्योंकि ये एक ऐसा ड्यूरेशन है एडोलेसेंस का, ये चैलेंजेस का पीरियड कहा जाता है. इसी एज में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत स्पीड में डेवलपमेंट भी होता है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पर हो, चाहे वो सोशियो इमोशनल लेवल पर हो. बहुत सारे लेवल्स पर हम इसको डिस्कस करेंगे. तो हम बात करते हैं. तो चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस को हम कंटिन्यू करते हैं. एंड द टर्म एडोलेसेंस विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडोलेसेर, यानी कि इसको हमने एक लैटिन वर्ड एडोलेसेर से लिया है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इन टू मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना. ये एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड होता है जो कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का होता है. जैसे कि अभी हमने कहा कि चाइल्डहुड आपका ख़त्म हो चुका है, आप क्लास 11 में हैं तो चाइल्डहुड आपका जा चुका है, यू नॉट अ चाइल्ड एनी मोर. और अडल्ट की कंडीशन में हम आपको रख नहीं सकते. तो ये जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस. दिस इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. सेक्शुअल मेच्योरिटी, प्यूबर्टी और रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी होती है वो इसी स्टेज में कह सकते हैं कि आती है और ग्रो करती है बहुत ज़्यादा. इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज. बहुत ज़्यादा इसमें चेंज होते हैं, बहुत फास्ट चेंज होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकली हो चाहे साइकोलॉजिकली हो. और बायोलॉजिकली को हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साइकोलॉजी के सेंस से भी इसको हम समझेंगे कि किस तरह से जो ये रैपिड चेंजेस होते हैं, किस तरह से हाउ डू दे टेक प्लेस. तो द फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज आर यूनिवर्सल. वो तो सभी के साथ होते हैं क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो कोई भी फिजिकल चेंजेस होते हैं फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज़ वो वही होते हैं. यानी सभी गर्ल्स में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, सभी बॉयज़ में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं. लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और सोशल लेवल पर इनकी डायमेंशंस थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है. कैसे? जैसे कि हम अगर कल्चरल कंटेक्स्ट में बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी लोगों में, बहुत सारे अगर बहुत पिछड़े लोगों में चले जाएं या बहुत कह सकते हैं बैकवर्ड लोगों में चले जाएं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि देयर कम्स अ स्टेज व्हेन दे स्टार्ट पुटिंग सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर डॉटर्स. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी और द एनवायरनमेंट दे आर डीलिंग विद, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली. तो एडोलेसेंस किए जाते आते उनके लिए कंडीशंस हो जाती हैं कि हमें डॉटर्स पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, या बॉयज़ पर भी बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि उनको इस तरह के बॉयज़ में ज़्यादा नहीं बैठना है, या दे शुड नॉट डू समथिंग, और डूज एंड डोंट्स बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस वी सी इन द कल्चरल कंटेक्स्ट जब हम देखते हैं. और ये बहुत ही इस ड्यूरेशन को प्रॉब्लमेटिक और कन्फ्यूज़न की स्टेज में देखा जाता है बिकॉज दे कंसीडर कि ये वाला जो एज है उसमें बच्चा बिगड़ जाएगा. दिस इज़ समथिंग जनरल वी सी इन दी वेरी कॉमन फैमिली. सब में बहुत सारा ये हम ऑब्जर्व करते हैं. तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. बहुत सारे कल्चर में वेरिएशन होने की वजह से इन चीज़ों में हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है. ये हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. इमोशनल लेवल पर भी पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी कर जाती हैं. जबकि अगर फिजिकल की बात करें तो चीज़ें कॉमन होती हैं. अगर हम बायोलॉजिकल सेंस में चले जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. और फिजिकल डेवलपमेंट पर आते हैं. दैट प्यूबर्टी और सेक्सुअल मेच्योरिटी मार्क्स द एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ एडोलेसेंस. तो यहाँ से ही हम जो प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट होती है वहीं से हम मान के चलते हैं कि चाइल्डहुड इज़ ओवर नाउ और एडोलेसेंस की जो है वो जी स्टार्ट हो गई है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो ग्रोथ रेट में देखे जाते हैं, सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बॉयज़ में और गर्ल्स में नोटिसेबल होने लगती हैं विद एज जैसे कि उनकी एज बढ़ने लगती है. हाउएवर प्यूबर्टी इज़ नॉट अ सडन इवेंट. ऑब्वियसली एकदम से होने वाली ये चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे ही होती है. बट एक मार्क ऐसा आता है, एक कह सकते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर से ये चीज़ें प्रॉपरली ऑब्जर्वेबल होती हैं. हाँ, तो इस तरीके से ये क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है. बट हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी रिजल्ट द डेवलपमेंटल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इस तरह से हम बहुत सारे सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं.
आपकी बुक में दिया है, फिलहाल मैं आपको समझाने के पॉइंट से ये चीज़ें समझा रही हूँ। तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि दैट बिगिंस एट द एज ऑफ 12 और 13 फॉर बॉयज़ एंड एट द एज ऑफ 10 और 11 फॉर गर्ल्स. It is normal to have variation in the pubertal sequences. For example, among two boys or two girls of same chronological age, one may complete pubertal sequence before and the other has begun it later. तो दोनों ही एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स जो होते हैं वो अपना पार्ट इसमें प्ले करते हैं. और बहुत सारे ट्विन्स और फिटर्नल ट्विन्स और आइडेंटिकल ट्विन्स के केसेस में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे कि हम पहले भी इस टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं वो अपना डिफरेंट तरीके से पार्ट प्ले करते हैं. दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. तो फिजिकल चेंजेस में फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस. Around puberty, adolescents show an increase in interest in number of the opposite sex and in sexual matters. इस जो वो ड्यूरेशन होता है एडोलेसेंस का, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में या सेक्सुअल ऑपोजिट जेंडर जो होता है उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है. ये साइकोलॉजिकल लेवल पर नोटिसेबल होता है. नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन, बट इट इज़ ऑब्जर्वेबल बाय द अदर पर्सन. दिस इंक्रीज्ड अटेंशन टू सेक्सुअलिटी इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल्स अवेयरनेस, बायोलॉजिकल चेंजेस जो कि हो रहे होते हैं हमारे उसमें, और सेक्सुअलिटी बाय पियर्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी. जो कुछ भी ये सेक्सुअलिटी पर जितना भी इम्फेसिस लगाया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की जो नॉलेज होती है उसको इम्पार्ट करने में और इस पर डिस्कशन करने पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो वो भी कहीं ना कहीं उस एज में बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी जनरेट होती चली जाती है कि हाउ दिस हैपन्स और व्हाट इज़ दिस और वाई इट इज़ सो. तो वो व्हाट, वाई एंड हाउ जो होता है दैट कई बार तो बच्चों को कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शंस इसके बारे में हो जाते हैं और सेक्सुअलिटी और सेक्स को लेकर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है दैट पेरेंट्स फाइंड डिफिकल्ट टू डिस्कस विद चिल्ड्रन. और ऑब्वियसली उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. दे समटाइम्स डू नॉट नो हाउ टू लेट द चिल्ड्रन नो. तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स उस चीज़ पर डिटेल में डिस्कशन वो भी नहीं कर पाते, बिकॉज उनके लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा नई होती है. तो कई बार ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड. The development of a sexual identity defines the sexual orientation and guides sexual behavior. As such, it becomes an important development task for adolescents. Right? How did you think of yourself as the beginning of puberty? जब आप प्यूबर्टी की स्टेज में बिगनिंग में होते हैं तो आप किस तरह से उस चीज़ों को फील करते हैं? आपको भी अपने बॉडी में फिजिकल लेवल पे चेंजेस महसूस होते हैं और उनका हमारे साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल पर भी बहुत डिफरेंस आता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जिन बच्चों को बिल्कुल इनिशियली चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, नहीं जानते होते हैं, तो वो उसको एकदम उनके लिए हैरानी की सी सिचुएशन भी हो जाती है. तो इस तरीके से फिज़िकल डेवलपमेंट का जो होता है यहाँ पर मेन पार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में प्यूबर्टी और सेक्सुअल चेंजेस, जो सेक्सुअलिटी का जो भी हमारा मैटर होता है वहाँ पर नोटिसेबल होता है. हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस किस तरह से होते हैं इस एज में. जब हम आते हैं एडोलेसेंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लॉजिकल, आइडियलिस्टिक हो जाते हैं. दे बिकम मोर केपेबल ऑफ एग्जामिनिंग देयर ओन थाट्स. दे फील लाइक कि अपने थाट्स से दूसरों के थाट्स को एग्जामिन करना शुरू करते हैं, क्या दूसरे उनके बारे में सोचते हैं. वो एक रीज़न फिगर आउट करने की जो है वो एबिलिटी को डेवलप करने लग जाते हैं. एक नई तरीके से कॉग्निटिव और सोशल अवेयरनेस आने लग जाती है. पियाजे जो हैं ही बिलीव दैट फॉर्मल ऑपरेशनल थाट अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ 11 and 15. उन्होंने अपनी 4 स्टेजेस बताई हैं जिसको आप और डिटेल में अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो आई हैव एक्सप्लेन इन द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 विच यू कैन ईजिली फाइंड आउट ऑन टेलीग्राम चैनल. यू कैन गो एंड विजिट देयर ईजिली. तो वहाँ पर आप जाकर इसको और डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं. आपकी बुक में दिया है, वहाँ नोट्स में आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी स्पीड में होता है यहाँ पर, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत नज़र आने लगती है, आइडियलिस्टिक थॉट्स आने लगते हैं. आपने देखा होगा ना स्टेज में जो होता है कि बच्चे जो भी सोचते हैं वो अपनी बातों को बहुत वैल्यू देने लग जाते हैं. दे स्टार्ट फॉर्मिंग थॉट्स लाइक दे स्टार्ट फॉर्मिंग कोट्स. अपनी बातें उनको एक वो चाहते हैं कि वो जो सोच रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस मिले सोसाइटी में, उनके पेरेंट्स से या जिनके अपने पीयर्स में. तो वहाँ पर वो बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनी स्टार्ट कर देते हैं. ये इस एज में होता है. इट इज़ नथिंग लाइक, हम ये नहीं कह सकते कि सही होता है या गलत होता है. ये इस एज में एक सिम्टम है जो होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे मे थिंक व्हाट एन आइडल पर्सन इज़ लाइक एंड कंपेयर देयर पेरेंट्स विद दीज आइडल स्टैंडर्ड्स. उनको लगता है कई बार कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं उनके साथ वो उनको उनका रोका टोका पसंद नहीं आता, मतलब रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, अपने लिए रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को ब्रेक भी करना चाहते हैं. तो बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जो कि इस एज में आती हैं.
इस एज में अडोलसेंस जो होते हैं दे ट्राई टू फिगर आउट द रीज़न बिहाइंड द सिचुएशंस, हाउ, व्हाट, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं जिसको वो जानने की कोशिश करते हैं। वाई, ये वाले हाउ, व्हाट एंड वाई का जो फैक्टर होता है सबसे ज़्यादा इस एज में वर्क करता है। और दे स्टार्ट लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी देखिए, आप लोग खुद से भी चीज़ नोटिस करते होंगे कि आपकी एज में अगर कोई चीज़ आपको करने को कही जाए तो वो बिना लॉजिक के उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दे वांट टू नो कि इफ़ वी आर डूइंग समथिंग देन व्हाई वी आर डूइंग समथिंग एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग इट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, सो दे ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट दैट। तो इसी को हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का नाम दिया गया है, जो कि इस एज में नोटिसेबल होती है। लॉजिकल थॉट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग। सोशल रूल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल थिंकिंग। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आने लगती है। एडोलसेंस को लगता है कि कुछ मॉरल, जिससे अभी हमने बात करी कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो उन्हें सेट करना चाहते हैं। कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया भी है कि शुड आई स्मोक एज एवरी वन आई नो डज, इज़ इट एथिकल टू कॉपी आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। बहुत सारे वही हमने जो भी बात करी वही सेम चीज़ रिपीट यहाँ पर होती रहेगी कि हर चीज़ के पीछे का रीज़न होने चाहिए, और वो किसी भी चीज़ को ईजिली ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ये ज़रूर चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हम रूल्स फॉर्म कर रहे हैं वो बहुत सही है, तो उनको एक्सेप्ट करें। Adolescents also develop a special kind of egocentrism. डेविड एल्किन ने ये इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल का नाम इसको दिया है। दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स ईगोसेंट्रिज्म। इमेजिनरी ऑडियंस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ इसमें एडोलसेंट्स का बिलीफ ये होता है कि जो अदर्स जो हैं वो दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद देम, एज दे आर ऑलवेज वॉचिंग देम, ऑलवेज नोटिसिंग देम, और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर दूसरों के साथ में क्या है। इमेजिन अ बॉय हु थिंक्स दैट ऑल विल नोटिस द इंक स्पॉट ऑन हिज शर्ट ऑन अ गर्ल विद अ पिम्पल फील्स। तो ये होता है ना कि लोग हमें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, ये वाला जो फैक्टर होता है वो इस एज में नज़र आने लगता है। दिस कम्स अंडर दिस सिचुएशन। और पर्सनल फेबल क्या है? दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म जो इन्वॉल्व करता है दिस सेंस ऑफ यूनिकनेस। adolescents जो होते हैं दे हैव अ सेंस ऑफ यूनिकनेस मेक्स देम थिंक दैट नो वन अंडरस्टैंड्स देम और देयर फीलिंग्स। ये वाली लोनलीनेस की सिचुएशन आने लगती है, जैसे कि हमने बात करी पहले भी, मैंने भी आपको बताया कि पेरेंट्स की बात उनको समझ में नहीं आती है, वो कुछ समझाना चाहते हैं तो उनको लगता है हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो ज़्यादा सही है, और हर सिचुएशन में ऐसा फील होने लगता है। तो इस एज में इस वजह से क्या होता है, कई बार तो जो इस एज में बच्चे होते हैं वो कई बार बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बैठानी होती है, पेरेंट्स को ही यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी होती है इस एज में बच्चों के साथ में। बट इसका ऑपोजिट हो जाता है, थोड़ा क्लैशेस होने की वजह से, थॉट्स के क्लैशेस होने की वजह से जो एडोलसेंट्स होते हैं दे टेक सम रॉन्ग स्टेप समटाइम्स। इस समय पे करियर को लेके भी उनको बहुत फिक्र होने लगती है, और दे यू विल फाइंड देम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करियर। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस एज में नोटिसेबल होती हैं। और पेरेंट्स के साथ ये देखिए लिखा भी है, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ये वाली प्रॉब्लम तो आती है कि उनको लगता है कि हमारे बड़े हमें समझ नहीं रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, दे आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। दे ऑल कम अंडर दिस पर्सनल फेबल्स। फॉर्मिंग इन आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये हमने अभी डिस्कस किया ही था कि इस एज पर आकर अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करने लगता है जो बच्चा होता है, उसको ये लगता है कि हु एम आई, मैं क्या जो भी कर रहा हूँ वो क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फिगर आउट करने की भी वो कोशिश करता है, और सेटिस्फैक्ट्री आंसर न मिलने की वजह से कई बार जो होता है ना मिसकंसेप्शन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी की सर्च सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर आते आते, और ये स्टेज खत्म होते होते जब अडल्टहुड की ओर बढ़ने लगते हैं उस ड्यूरेशन में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, और बहुत ज़्यादा लगने लगता है कि आइडेंटिटी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, वो अपने आप को आइसोलेट करने लगते हैं। एक वर्ड जो है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो ये दो टर्म जो है सबसे ज़्यादा इस ड्यूरेशन में यूज़ होती हैं, जो जनरेशन होती है ये वाली, क्योंकि उनको या तो वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कंसीडर कर लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट कंसीडर कर लेते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईजिली फिगर आउट कर पाते हैं देन दे कंसीडर दैट वी आर एक्सट्रोवर्ट, हम सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और वो जब उनके साथ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लग जाती हैं, व्हाट दे बिलीव कि हम इंट्रोवर्ट हैं, और दे कंसीडर देमसेल्फ इंट्रोवर्ट, और उस तरह से वो अपनी लाइफ को जीने लगते हैं जिस तरह से वो एक इंट्रोवर्ट की ही कैटेगरी में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। ये ऐसा ड्यूरेशन होता है कि जिस तरह से वो खुद को ढालने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअली में उसमें ढलते चले जाते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेरेंट्स का, एल्डर्स का होता है कि अगर वो वहाँ पर सही से गाइड करें तो उन्हें अगर उनकी गाइडेंस अच्छी मिल जाए या टीचर्स की गाइडेंस अच्छे से मिल जाए तो दे कैन एक्चुअली
डू समथिंग बेटर, जो वो कर रहे हैं उससे बेटर कर सकते हैं। आपकी ही अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते होंगे, इनफैक्ट थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रह सकते हैं। कई लोगों को क्लियर नहीं होगा कि हम जो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो आगे हमारे कैसे काम आएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ में भी बच्चे ये चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं। तो काउंसलिंग का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बच्चे का इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ समथिंग लाइक आई एम नॉट एट प्रेजेंट सेइंग टू द पेरेंट्स, बट पेरेंट्स को ये करना चाहिए दैट दे शुड ट्राई टू फिगर आउट द इंटरेस्ट ऑफ देयर चाइल्ड, कि वो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है या किस में वो इंटरेस्ट तो है पर बेटर भी कर पा रहा है। कई बार ऐसा होता है बच्चे का इंटरेस्ट तो है पर वो बहुत बेटर उस फील्ड में नहीं भी कर पाता है। तो वो कन्फ्यूजन सारे क्लियर करने का जो ड्यूरेशन मतलब जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट हमें करना होता है बच्चे पर, वो सब काउंसलिंग की फॉर्म में किया जाना होता है। और वो हमें पेरेंट्स से और एल्डर्स से और टीचर्स से मिलता है। कई बार पेरेंट्स की रिजेक्शन की वजह से अपनी आइडेंटिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे कोशिश करते हैं कि दे ट्राई टू अर्न, कि हम खुद का अर्न करेंगे एंड देन वी विल डू समथिंग। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने की जो डिज़ायर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली, जो कि अभी हमने बात करी, ये सब कुछ वही बात ही है। इसको और आगे थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे अगर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप, ये इस तरह के क्वेश्चन उसके सामने आते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर बच्चे को सही से एक्सेप्ट ना करें, करियर काउंसलिंग की जरूरत, दिस इज़ व्हाट आई वाज ऑल टॉकिंग अबाउट, बट मैंने इस पर स्क्रॉल नहीं किया, आपको समझा पहले दिया। तो ये वही सब है, आप पढ़ सकते हैं बुक में, नो प्रॉब्लम। कुछ मेजर कंसर्न्स के बारे में हम बात करते हैं कि जब एक व्हेन एन अडल्ट वी रिफ्लेक्ट ऑन एडोलसेंट ईयर्स एंड रिकॉल द कन्फ्लिक्ट्स, अनसर्टेनिटीज, ओकेजनल लोनलीनेस, ग्रुप प्रेशर, ये सारी चीज़ें होती है। वी फील इट वॉज डेफिनेटली अ वल्नरेबल पीरियड, बट वी कैन फील इट। अगर आप क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे, उसी एज में पढ़ रहे हैं, तो आप उस स्टेज में जाकर उसको फिलहाल नहीं समझ पाएंगे इतना अच्छे तरीके से। बट व्हेन आई वॉज एन एडोलसेंट, अपने संग के जो लोग थे उनको जब हमने देखा था, तो ये सब कुछ जो कुछ भी मन में हमारे फैक्टर्स थे, चीज़ें आती थी, वी फील कि कितना वल्नरेबल पीरियड था, सब गुजर गया। और उस चीज़ का जो हमारा लाइफ पर इम्पैक्ट आया वो किस तरह से आया। पीयर प्रेशर की जो है दैट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एडोलसेंट्स आर ऑफर कन्फ्रंटेड विद डिसीजंस रिगार्डिंग स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल्स एंड ब्रेकिंग पेरेंटल रूल्स। तो ये सब डिस्कशन हमने भी एक्चुअली किया ही है। तो यही सारी बातें हैं कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं उनको किस तरह से लिया जाता है। अगर उनको पॉजिटिवली समझाया जा रहा है, बच्चे को समझने की कोशिश की जा रही है, तो क्या होगा, बच्चा आपको समझने की कोशिश करेगा, पेरेंट्स को समझने की कोशिश करेगा, सुनेगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं टेंशन वाला टाइम होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि एक स्ट्रगलिंग विद द माइंड, विद द थॉट्स, जो ये सिचुएशन होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही जाता है, बट हाँ, डीलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। डेलिक्वेंसी की बात करें, डेलिक्वेंसी रेफर्स टू अ वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, लीगल ऑफेंसेस टू क्रिमिनल एक्ट्स। ये डेलिक्वेंसी में आता है। बहुत सारे इस तरह के बिहेवियर जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल होते हैं, लीगल ऑफेंसेस हो गए, क्रिमिनल एक्ट्स हो गए। तो घर से भाग जाना, कुछ चीज़ों को चुरा लेना या कुछ भी ऐसा कोई एक्ट कर देना जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, लीगल नहीं है, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये भी इस तरीके की चीज़ें भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो होता है अपनी फैमिली से बहुत साउंड होता है, बहुत अच्छा उसका बैकग्राउंड होता है, बट फिर कई बार क्या होता है वो कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि अगर मैं सीधे तरीके से घर में पैसे मांगूंगा तो शायद ना भी मिल पाए, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब अब पेरेंट्स के पास नहीं है उतने पैसे या उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए उनके पास नहीं है सफिशिएंट, तो ऐसे में बच्चा गलत आदतों में पड़ जाता है। तो ये सब डेलिक्वेंसी में आता है। और एडोलसेंट्स विद डेलिक्वेंसी एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स टेंड टू हैव अ नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव की तरफ बच्चे का जो है वो डाइवर्जन हो जाता है, तो डिक्रीज ट्रस्ट एंड लो लेवल ऑफ अचीवमेंट होता चला जाता है। उसका जो है करियर पाथ भी जो है वो बहुत डाइवर्ट हो जाता है। डेलिक्वेंसी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद लो पेरेंटल सपोर्ट, ऑब्वियसली, यही मैंने आपको भी बताया कि अगर इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन है फैमिली का, फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत सारी, वो अपने आसपास नेगेटिव सिचुएशंस को देख रहा है, तो कई बार बच्चा जो है वो इन गलत चीज़ों में पढ़कर आगे बढ़ता चला जाता है। अगर ऐसे बच्चों के पीयर ग्रुप को चेंज करने की कोशिश की जाए, उनके आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
फीलिंग्स हैं सेल्फ वर्थ की वो डेवलप करी जाएँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर वर्क किया जाए तो उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है और इस तरीके के बिहेवियर को भी काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है। सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं। एडोलेसेंट ईयर्स आर स्पेशली वनरेबल इन स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। ये इन चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और आजकल की जनरेशन में तो मैं देख रही हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दिखाई देते हैं कई बार। अब तो खैर कोरोना का पीरियड है तो कुछ बाहर हम भी नहीं जाते और कोई बच्चे भी नज़र नहीं आते हैं, बट अदरवाइज हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल एज में ही दे ऑल आर डूइंग स्मोकिंग एंड दे ऑल आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग। दिस इज कभी कभी आई समटाइम्स फील इट्स वेरी बैड, आई मीन हाउ दे आर डूइंग इट। तो adolescent टेक रिकोर्स टू स्मोकिंग एंड ड्रग एज अ वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, क्योंकि वो अडल्ट नहीं होते हैं बट वो अडल्टहुड की तरफ को बढ़ रहे होते हैं। उनके अंदर ये चीज़ होती है कि दे आर फॉर्मिंग देयर आइडेंटिटी, दे आर समथिंग, दे आर सम वन हु कैन डू समथिंग। तो ये वाली जब फीलिंग आती है तो उनको उस समय पे लगता है कि वो कुछ गलत भी करें तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि हम कुछ करें बिकॉज वी आर समथिंग, हम कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, मतलब अपनी एक कह सकते हैं पहचान बनाने की जो उस समय डिज़ायर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके की एडिक्टिव एक्टिविटीज़ जो होती है जैसे निकोटीन लेना और स्मोकिंग को वो रोक नहीं पाते हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती चली जाती हैं। एग्रेसिव बिहेवियर, डिप्रेशन, अनप्रेडिक्टेबल, लो सेल्फ स्टीम और बहुत सारी अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशंस भी जो हैं वो कम होती चली जाती हैं। तो ये वाला जो पीरियड होता है ये सारी इस तरीके की फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी कर देता है, दैट इज़ एडिक्शन टू ड्रग्स, अल्कोहल्स और निकोटीन में सीरियसली jeopardize the rest of the adolescent's life. Positive relationship with parents, peers, siblings and adults may play an important role in preventing drug abuse. ये फिर वही बात आती है कि यहाँ पर मेन पार्ट जो होता है पेरेंटिंग का होता है, पीयर्स का ग्रुप कैसा उन्होंने चूज़ किया इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ ऑब्सेशन विद सेल्फ होता है, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड एंड पीयर कंपैरिजन लीड टू सर्टेन कंडीशंस वेयर दे बिकम ऑब्सेस्ड विद देयर ओन बॉडीज़। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स भी इस एज में देखने को मिलता है। इट्स क्वाइट कॉमन टू सी एडोलसेंट्स एलिमिनेट सर्टेन फ्रूट्स फ्रॉम देयर डाइट्स और टू ईट स्लिमिंग फूड्स ओनली। कोशिश करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में होता है कि दे वांट टू लुक स्लिम ब्यूटीफुल, और इस वजह से उनका जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम नोटिस करने लगते हैं। इससे पहले बच्चे को चाइल्डहुड में ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी खिलाइए, खाता है पीता है, बच्चा एंजॉय करता है, बट यहाँ पर आकर ईटिंग हैबिट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और ये चीज़ जो होती है साइकोलॉजिकली वर्क करती है, इसका बायोलॉजिकल मेन ज़्यादा नहीं है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, क्योंकि गर्ल्स को होता है कि वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल और वी शुड लुक स्लिम, बॉयज़ को होता है वो अपनी मसल्स पर एंड बॉडी बिल्डिंग पर, इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस वजह से ये जो ऐसा ड्यूरेशन होता है जो ईटिंग डिसऑर्डर एक क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। सो इट वॉज अ वेरी बिग वीडियो, आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरह से जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो इस तरह से होते हैं एडोलेसेंस में। तो दिस वॉज ऑल फॉर इट। एडोलेसेंस को हमने कंप्लीट किया, अडल्टहुड और ओल्ड एज इज़ द लास्ट वन विच इज़ लेफ्ट, इसे नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। एंड if you find it useful then please like this video, also subscribe to our channel for more such stuff. We are continuously bringing you so many things for you. Recently I have posted the important questions, the notes for all the 4 chapters of class 11 psychology. Please go on the Telegram channel, visit there and download the files from there. It is all for you only, and keep showing your support as you always do. This means a lot to me. Thank you so much. We'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.